दोस्तों पीसीएस प्री एग्जाम में मात्र एक सप्ताह बचा है, इसलिए हम इतिहास के उन टॉपिक पर प्रश्न लेकर आए हैं जो आयोग के फेवरेट हैं और यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। चलिए तेजी से पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसमें 10 मंडल हैं और 10वां मंडल सबसे बड़ा है। दूसरा, ऋग्वेद में ब्रह्मा और आत्मा का उल्लेख मिलता है। दोस्तों इसमें पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है क्योंकि इसमें आत्मा का उल्लेख नहीं मिलता। इस हिसाब से कथन एक जो है वो सही हो जाएगा, जो कूट है वो एक सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों की व्याख्या दी गई है? इसमें जो है कि 10वें मंडल में 4 वर्णों की जो व्याख्या दी गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सामवेद को सबसे अंतिम वेद है कहा गया है। दूसरा, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया। तो इसमें जो है दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। इसमें अथर्ववेद को सबसे अंतिम वेद कहा गया है। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथों को सम्मिलित करना है। तेजी से देखते हैं। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ है, सामवेद का पंचविश है और ऋग्वेद का ऐतरेय है, जबकि अथर्ववेद का गोपद है। इस हिसाब से कूट डी जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं उससे पहले दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि इन प्रश्नों की व्याख्या इस पीडीएफ के नीचे दी गई है, जिसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस यूपीपीएससी से प्राप्त कर सकते हैं। तेजी से देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5, आगम साहित्य का संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध जो है जैन धर्म से है। आगम साहित्य का संबंध जैन धर्म से है, याद करते चलेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। चीनी लेखक फाहियान जो है किसके दरबार में आया था? तो यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और 14 वर्ष तक भारत में रहा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के वनस्पति का देवता किसे माना जाता है? ऋग्वैदिक काल में वनस्पति का देवता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है जो है सोम को माना जाता है। इसमें देख लेते हैं। घौ को आकाश का देवता, जबकि इंद्र युद्ध और वर्षा का, और पूषण को है जो पशुओं का माना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, जैन धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन स्थल था। तो जैन धर्म की जो द्वितीय संगीति का आयोजन स्थल था वह वल्लभी है, जो कि गुजरात में है। इसके जो अध्यक्ष है वो क्षमा श्रवण है। इसमें जो पहली संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो है स्थूलभद्र थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। तो इसके जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। इसके जो पहले तीर्थंकर हैं वो ऋषभदेव हैं, द्वितीय अजीतनाथ और 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी जी हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रसिद्ध बौद्ध मठ नामग्याल मठ कहाँ स्थित है? तो नामग्याल मठ जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गंगटोक में जो है रोमटेक मठ स्थित है जो कि सिक्किम में है, और लद्दाख में हेमिस और थिस्के मठ स्थित है। याद करते चलेंगे, आयोग यहाँ से प्रश्न बनाता ही बनाता रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, सम्राट अशोक के प्रमुख शिलालेखों एवं संबंधित स्थानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक तरफ शिलालेख जो है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य है। तो इसमें देखते हैं तेजी से। कालसी जो है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, ब्रह्मगिरी जो है कर्नाटक, मानसेहरा जो है हजारा पाकिस्तान से राज्य से संबंधित है, जबकि धौली व जौगढ़ ओडिशा। तो इस हिसाब से कूट डी जो है वह सभी सुमेलित है, उत्तर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, सम्राट अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को मगध का राजा बताया? तो एक उत्तर है भाब्रू अभिलेख में सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया, जबकि गिरनार अभिलेख जो है रुद्र दमन शक शासक से संबंधित है, अरोरा अभिलेख जो है अशोक से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है, और मानसेहरा अभिलेख भी अशोक से संबंधित है जो कि पाकिस्तान में है और खरोष्ठी लिपि में लिखित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, कल्हड़ रचित राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? तो इसको जोन राज व श्रीवल ने आगे बढ़ाया था। इसमें प्रज्ञ भट्ट ने भी इसमें शामिल थे जिन्होंने इसे आगे बढ़ाया। यह रचना जो है जयसिंह के शासनकाल में की गई थी इसकी रचना। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो अभी जो है इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में डाक व गुप्तचर व्यवस्था और विदेशी व्यापारियों के आगमन का विस्तृत वर्णन दिया। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, सुमेलित करना है। तो तेजी से देखते हैं। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो 1761 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 1576 ईस्वी में हुआ, जबकि तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में, असीरगढ़ का युद्ध जो है 1601 ईस्वी में हुआ। तो इस हिसाब से कूट जो है सी सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो इसका सही उत्तर उस्ताद मंसूर सबसे बड़ा पक्षी चित्रकार था, जिसे जहांगीर ने नादिर अल अस्र की उपाधि से नवाजा था, जबकि अबुल हसन को नादिर उल जमा उपाधि से नवाजा था। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, मुगल काल में जवाबित थे। तो यह जो है बी ऑप्शन सही है, राज्य कानून को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। महावीर का प्रथम अनुयायी था। तो महावीर का जो प्रथम अनुयायी उनका दामाद जिसका नाम जमाली था। इस हिसाब से ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। मुगलों और मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि
किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई? तो जहांगीर के शासनकाल में हुई। जहांगीर और मेवाड़ के राणा अमर सिंह के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुवाद किया सिर ए अकबर के नाम से। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कंगड़ी यानी पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो सेन गुट्टवन ने कराया था, जो कि शक्तिशाली चेर शासक था। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो यह जो है जैन धर्म से संबंधित है, जिसे जीवक चिंतामणि को तिरुक्कुदेवर ने लिखा है। इसमें आदर्श जीवन व नैतिकता का वर्णन किया है इस ग्रंथ में। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। तमिल भाषा के शिल्प कादिरम और मणिमेखलय यानी मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें जो है शिल्प दिक्रम जो है इलांगो आर्टिकल द्वारा रचित है, जबकि मणिमेखलय जो है शीतलय सतनार द्वारा लिखे महाकाव्य हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। निम्न में कौन संगम युगी इन ग्रंथ व्याकरण रचना की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति मानी गई है? तो इसमें ऑप्शन सी जो है तोलाकाप्पियम जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति मानी गई है, जो संगम युग की सबसे पुरानी व तमिल भाषा के व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसमें कदम्ब का उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ, बाकी चेर, चोल और पांड्य का उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। संगम युग में उरयूर किस लिए विख्यात था? तो ऑप्शन बी सही है, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरयूर और चोल साम्राज्य की यह राजधानी भी थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है, तो यह व्याकरण और काव्य से संबंधित है, जो तमिल भाषा में है। ऊपर मैंने इसको पढ़ाया भी है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो यह जो है तमिल भाषा में है। तिरुवल्लोर द्वारा रचित तमिल भाषा में नैतिक और धार्मिक कविताओं का यह संग्रह है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर है सी, पांड्य शासकों के संरक्षण में मदुरै में 3 संगम उनका आयोजन किया गया। पांड्य शासक जो है साहित्य के संरक्षक भी थे। प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोस गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो इसका ए उत्तर सही है, मामूलनार ने। ये संगम कालीन कवि थे जिन्होंने यह उल्लेख किया कि नंद वंश ने अपने खजाने को गंगा में छिपा दिया है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। इसमें सुमेलित करना है, एक तरफ राज्य दूसरी तरफ राजकीय चिन्ह है। तो चेर का जो राजकीय चिन्ह है वो धनुष है, चोल का बाघ और पांड्य का मछली है। तो इस हिसाब से कूट ए जो है वह सही है, सभी सुमेलित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 में पुस्तक है और उसके लेखक हैं तोलकाप्पियम जो है तोलाकाप्पियर के लेखक हैं। शिल्प कादिरम के लेखक है इलांगो आर्टिकल, जिसे मैंने ऊपर ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। मणिमेखले के हैं शीतलय सतनार और जीवक चिंतामणि के तिरुक्कुदेवर हैं। तो इस हिसाब से कूट ए जो है वह सभी सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 33 देख लेते हैं। क्षेत्र है और उसका अर्थ है, तो कुरुंजी का जो अर्थ है वह पहाड़ी है। पालई का अर्थ जो है मरुभूमि या निर्जल स्थल है। मुल्लई का अर्थ है जो जंगल, और मरुदम कृषि भूमि को कहते हैं, और नेउल जो है तटीय प्रदेश को कहते हैं। इस हिसाब से कूट एक जो है वह मिल रहा है, सही है। प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना। इसमें संगम दिया हुआ और उसके अध्यक्ष दिए हुए हैं। तो प्रथम संगम के जो अध्यक्ष थे वो अगस्त्य थे, द्वितीय संगम में अध्यक्ष अगस्त्य तोलाकाप्पियर थे, और तृतीय संगम में नक्कीर थे। तो इस हिसाब से कूट ए जो है वह सुमेलित है। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 35। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, शिल्प दिक्रम को कहा जाता है, क्योंकि यह एक महाकाव्य है जिसमें वीरता, त्रासदी और नैतिकता की झलक मिलती है। दोस्तों, आपको साइंस और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो हम पहले ही उपलब्ध करा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेके रहिए।